प्रेसिडेंट में हमने पढ़ा था कि सर जो प्रेसिडेंट की कहानी है, चलो आज इस थ्योरी को कंप्लीट करते हैं प्लस ऑब्जेक्टिव सवाल कर लेते हैं प्रेसिडेंट वाले। ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इकट्ठे एक साथ हमने देखे हैं। कल की क्लास को इलेक्टोरल कॉलेज को होता है, निर्वाचन मंडल मतदाता कौन होते हैं, प्रेसिडेंट को वोट कौन देते हैं, निर्वाचित सदस्य कहां पर संसद के, और निर्वाचित सदस्य कहां के, विधानसभा के। मैं कल लिखा चुका था ये वर्ड। राष्ट्रपति को वोट कौन देंगे, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली, पौंडीचेरी और जे.एंड.के। ऐसा कब किया गया था, 17th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, 17th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया है। संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद को दिया गया। क्या बताया, संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसको दिया गया है, संसद को दिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति चुनाव आयोग को है, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, क्या इलेक्शन कमीशन, अगर मैं बात करता हूं इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग किन किन का इलेक्शन कराता है, याद रखना, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबके चुनाव कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन लेता है। कौन सा इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। ये आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है निर्वाचन आयोग किन किन के चुनाव कराता है, तो क्या बताएंगे, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इन सभी के चुनाव कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, इन सभी के चुनाव कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी भारत निर्वाचन आयोग करता है। इंडियन इलेक्शन कमीशन, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, क्या ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक प्रमुख, नगर निगम, नगर पालिका, टाउन पंचायत, इन सबके चुनाव की रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। यही लिख देता हूं, राज्य निर्वाचन, स्टेट इलेक्शन कमीशन किन किन का चुनाव कराता है, विलेज, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट एंड टाउन, नगर पालिका, नगर निगम। इन सबका चुनाव कौन कराता है, इन सबका चुनाव कराता है स्टेट, और सेंटर इनका कराता है प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। चलिए, बस इतनी बात आप लोगों को यहां पर याद रखनी थी। थ्योरी पे पहुंचते हैं। अब क्या कहता है, राष्ट्रपति के लिए मतदान, आगे, चुनाव आयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। चुनाव आयोग क्या करता है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति के लिए मतदान होता है। इसके पश्चात मतगणना होती है। ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद अगर होता है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको निपटारा किया जाता है। और ऐसा आर्टिकल नंबर किस में लिखा है, 71। कल मैंने बताया था। मैंने कहा लोकसभा और विधानसभा के लिए कौन सा सिस्टम चलता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लोकसभा और विधानसभा के लिए जो चुनाव होता है वो कौन से सिस्टम के द्वारा होता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। ठीक। राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी होती है, 15,000। कितनी होती है, 15,000, जिसे कहां पर रखा जाता है, आरबीआई या भारत सरकार के खजाने में जमा किया जाता है। मीन सिक्योरिटी
जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले, उसको जमानत राशि कहते हैं। जमानत राशि कितने हजार की होती है? 15,000 रुपए की होती है। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? इनडायरेक्ट, प्रोपोर्शनल, सिंगल, ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और गुप्त मतदान द्वारा निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह बात मैं पहले बता चुका हूं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यह कल की क्लास में हो चुका है। नेक्स्ट आप देखिएगा, यदि किसी राष्ट्रपति राज्य का मुख्यमंत्री, ध्यान दीजिएगा, नोट लिखा है, नोट, एनओटी नोट, यदि किसी राज्य का मुख्यमंत्री निम्न सदन अर्थात विधानसभा का सदस्य हो तो मुख्यमंत्री भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। ध्यान देना, मैंने क्या कहा? अगर चीफ मिनिस्टर साहब विधानसभा के मेंबर हैं, अगर चीफ मिनिस्टर साहब विधानसभा के मेंबर हैं, अगर विधानसभा से एमएलए होने के बाद वो मुख्यमंत्री बने हैं, तो वह भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। क्लियर है? अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं होते? कौन कौन लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते? ध्यान देना, मनोनीत सदस्य। मनोनीत का मतलब समझ लेना, 12 तो होते हैं राज्यसभा में और 2 होते थे लोकसभा में, 2 होते थे लोकसभा में, ये वोट नहीं देंगे राष्ट्रपति को। विधान परिषद, आप जानते हैं भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये नाम पहले लिखा चुका हूं। इनके मेंबर भी, मतलब एमएलसी भी प्रेसिडेंट को वोट नहीं देंगे। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? यदि किसी राज्य का सीएम उच्च सदन का मतलब होता है विधान परिषद का सदस्य है, तो वह मत नहीं देगा। मतलब अगर वो विधान परिषद का मेंबर है, लाइक योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के मेंबर हैं, इस कारण वह राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अगर वह विधानसभा से होते तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते। किसी राज्य की विधानसभा भंग है तो इसका राष्ट्रपति के निर्वाचन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर जैसे मैंने कहा जम्मू कश्मीर के अंदर अभी विधानसभा डिसॉल्व है, भंग है, तो क्या उसका राष्ट्रपति के चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आप कहोगे नहीं पड़ेगा। ये ऐसा कब किया गया? 11th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1961 के द्वारा। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है और किसी राज्य में विधानसभा नहीं है, तो हम इस वजह से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं टाल सकते कि उस राज्य में अभी विधानसभा भंग है, डिसॉल्व है, इस वजह से आप राष्ट्रपति का चुनाव टाल दीजिएगा। ऐसा कब खत्म कर दिया गया था? 11th अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1961 में। राष्ट्रपति के लिए क्या कहा गया है? नियत कोटा। नियत कोटे का मतलब क्या है? नियत कोटे का मतलब है n/n+1। क्या कहा गया है? नियत कोटा। नियत कोटे का मतलब आप समझ गए, +1, ये +1 है, प्लस n क्या है? निर्वाचित सदस्य है। n क्या है? कुल पड़े वैध मत, कुल पड़े वैध मत। ये एक फॉर्मूला बताया था। मैंने क्या कहा था? राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में मैंने कंसेप्ट बताया था आपको। क्या कंसेप्ट बताया था? टोटल का कितना परसेंट होना चाहिए? 51% वोट मिलने चाहिए प्रेसिडेंट को। कितने परसेंट? 51% वोट मिलने चाहिए। अब आगे बढ़ो, विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य। अब विधानसभा के सदस्यों का मत मूल्य क्या होगा? यहां P क्या है? पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, उस राज्य की जनसंख्या, और P क्या है? N क्या है? विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य। जैसे मल्टीपल 1/1000। आप कहोगे कि सर कोई विधायक वोट डालने गया तो उसका कोई वोट वैल्यू होगा, क्योंकि सर सभी राज्यों के विधायकों का वोट वैल्यू अलग अलग होता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। तो यहां पर एक बात जरूर याद रखना है, वोट वैल्यू ऑफ MPs इज इक्वल टू वोट वैल्यू ऑफ MLAs। इसका मतलब क्या हुआ? भारत में जितने MP हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे और जितने MLA हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी वोट वैल्यू बराबर होनी चाहिए, उनकी वोट वैल्यू बराबर होनी चाहिए। तो यहां पर एक फॉर्मूला बनाया गया। फॉर्मूला क्या बनाया गया? अगर एक MLA वोट देता है, अगर एक MLA वोट देता, विधायक वोट देता है, तो MLA का वोट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा? उस राज्य में कितने MLA हैं, टोटल नंबर ऑफ MLAs, टोटल नंबर ऑफ MLAs अपॉन ऊपर क्या होगा? टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन मल्टीपल 1/1000। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला तो है ये वाला। TP का मतलब है टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट
टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन एमएलए, टोटल एमएलए, टोटल एमएलए ऑफ स्टेट मल्टीपल 1/1000। ये इसका एक कंसेप्ट है, ये इसका एक कंसेप्ट है। अगर आप इसको भूल भी जाओ तो कोई मैटर नहीं, बड़े एग्जाम में आएगा ये। बड़े एग्जाम का मतलब कहां पर काम आएगा? आईएएस, पीसीएस, इससे नीचे नहीं जाएगा ये फॉर्मूला अगर लर्न करना है तो वोट वैल्यू ऑफ एमएलए इज इक्वल टू टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट अपॉन टोटल एमएलएज ऑफ द स्टेट मल्टीपल 1/1000, 1/1000। ये कहां कहां आएगा? आईएएस और पीसीएस में काम करेगा। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। बोलो जल्दी। इसका मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मैंने मतलब क्या बताया? राष्ट्रपति के चुनाव में जितना महत्व सेंट्रल गवर्नमेंट का है उतना ही महत्व स्टेट गवर्नमेंट्स का भी है। क्यों? एमपी कहां पर होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा में। जितना उनका वोट वैल्यू होगा उतना ही भारत के समस्त राज्यों का वोट वैल्यू होगा। इससे भारत में फेडरल स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, इससे भारत में संघीय संरचना परिभाषित होती है, फेडरल सिस्टम परिभाषित होता है। वोट वैल्यू ऑफ एमपी इक्वल टू वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज। यहां तक क्लियर है? चलिए, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूं, फिर वहां पर नोट्स में आप कनेक्टिविटी दीजिएगा। वोट वैल्यू ऑफ एमपीज इक्वल टू वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज। ये तो हुआ एमएलए का वोट वैल्यू। अब संसद सदस्यों का वोट वैल्यू क्या होगा? वोट वैल्यू ऑफ एमपी, वोट वैल्यू ऑफ एमपीज। एक एमपी का वोट वैल्यू क्या होगा? विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का वोट वैल्यू। क्या बताया? विधायकों का कुल वोट वैल्यू अपॉन निर्वाचित सांसदों की संख्या, अपॉन निर्वाचित सांसदों की संख्या। इलेक्टेड एमपीज अपॉन इलेक्टेड एमपीज क्या होगा? टोटल वोट वैल्यू ऑफ एमएलएज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ये दो फॉर्मूले आप लोगों को यहां पर याद रखने हैं, अगर याद रख पाओ तो, नहीं तो कोई आवश्यक भी नहीं है। बड़ा एक अच्छा नोट लिखा है। क्या लिखा है? अमेरिका के मूल संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने की कोई अधिकतम सीमा नहीं थी। मूल जो फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन था अमेरिका का, उसमें क्या कहा गया था? अमेरिका का राष्ट्रपति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है। बट वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में 22nd अमेंडमेंट में एक संशोधन किया गया कि अब अमेरिका का राष्ट्रपति केवल 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता है। अब अमेरिका में कोई व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रेसिडेंट की लिमिट है कि वो 2 बार ही बने, तो आप लोगों को मालूम होगा भारत के संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कोई कैंडिडेट 2 बार ही प्रेसिडेंट बने। वो जब तक चाहे तब तक देश का राष्ट्रपति कई बार बन सकता है। बट अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में ये फिक्स है। 22nd अमेंडमेंट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा था कि अमेरिका का राष्ट्रपति अब 2 बार ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट का टर्म एंड टेन्योर 4 ईयर होता है, जबकि भारत के प्रेसिडेंट का टर्म एंड टेन्योर 5 ईयर होता है। क्लियर है? ये बात आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बताइएगा। राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष निर्वाचन का महत्व। अब आप जानते हो द इलेक्शन मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इन इनडायरेक्ट मैनर। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, इसका भी कोई क्या इंपॉर्टेंट रोल है? क्या इसका कोई इंपॉर्टेंस है, महत्व है? तो मैं बिल्कुल। संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है, बताया था ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे बड़ी ताकत कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, जो मंत्रिमंडल के नेतृत्व में शक्तियों का उपभोग करता है, जबकि राष्ट्रपति नाम मात्र का राष्ट्र का मुखिया होता है। यदि राष्ट्रपति का, अब एक बात बताओ, क्या कहा गया है? सवाल ये पूछा जाए, बताइए राष्ट्रपति का चुनाव जो होता है इनडायरेक्ट होता है, क्या इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल है? आप कहोगे बिल्कुल, क्योंकि प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया बट रियल हेड ऑफ इंडिया इज प्राइम मिनिस्टर। जब प्राइम मिनिस्टर भारत का वास्तविक मुखिया है, बिकॉज इंडिया हैज पार्लियामेंट्री सिस्टम, क्योंकि भारत एक संसदीय प्रक्रिया रखता है। अगर भारत एक संसदीय प्रक्रिया रखता है तो संसदीय प्रक्रिया में अगर हम लोगों के डायरेक्ट चुनाव की बात करें तो जहां लोग डायरेक्ट वोट करते हैं, सांसद बनते हैं, उन सांसदों में से किसी एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री तो इनडायरेक्टली क्या कहा मैंने? भारत के लोगों के द्वारा ही चुना गया।
क्योंकि वो बहुमत दल का नेता होता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव भी उसी प्रक्रिया से हो जाए कि डायरेक्ट लोग वोट दें, तो मुझे बताइएगा भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में क्या डिफरेंस रहेगा? फिर तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कहेंगे, ओवरटेक करेंगे, क्योंकि फिर दोनों कहेंगे कि मुझे भी जनता ने चुना है, तुझे भी जनता ने चुना है, मैं सुप्रीम हूं, तू सुप्रीम है। इसी वजह से राष्ट्रपति का इलेक्शन हमारे संविधान निर्माण करने वाले लोगों ने इनडायरेक्ट रखा, जिससे कि उसे यह अभिमान, उसको गर्व ना हो कि तू भी जनता के द्वारा चुना गया है। ये बात समझ में आई आपको? यही कारण है राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट होता है। कोई डाउट? चलिए, भारत में अब ये बात हो गई, भारत में निर्वाचन प्रणाली को देखते हुए राष्ट्रपति का चुनाव बहुत खर्चीला हो जाता और समय की बर्बादी हो जाती। यही कारण राष्ट्रपति का चुनाव कैसे रखा गया है। अब चलिए आर्टिकल नंबर 56, यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनको समझते चलिएगा। आर्टिकल 56 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 56, जब आप आर्टिकल नंबर 56 की बात करोगे तो मैं आपके सामने आर्टिकल 56 इंग्लिश में भी लेके आया हूं, जिससे कि आपको तकलीफ ना हो। मेरे पास सारे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है? देखिएगा, आर्टिकल 56 कहता है टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, यहां पर आप ये बात समझ गए या नहीं समझे? जल्दी बताओ। अब देखिएगा क्या कहा है, 5 वर्ष तक कार्यकाल, यही तो कार्यकाल की बात की है और यहां पर भी कार्यकाल की बात की है, टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। तो देखिए 5 वर्ष तक निम्न परिस्थितियों में राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी अपने पद से हट सकता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो इन परिस्थितियों में अपने पद से हट सकता है, ऐसा आर्टिकल नंबर 56 में लिखा है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले त्यागपत्र दे दे, क्या कहा, अगर राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसको रिजाइन दे दे, वाइस प्रेसिडेंट को, यदि उस पर महाभियोग लगाकर उसका निष्कासन कर दिया जाए, लेकिन ध्यान रहे कि जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले तब तक वह उस पद पर बना रहेगा। ये तीनों वर्ड याद रखना। मैंने क्या कहा गया है, मैंने क्या कहा है, यहां पर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु अगर वह चाहे अपने कार्यकाल को पूरा होने से पहले भी अपना त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र किसको देगा? वो रिजाइन किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को। त्यागपत्र किसको देगा? वह वाइस प्रेसिडेंट को देगा। या उसको हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। महाभियोग प्रक्रिया कुछ देर के बाद आने वाली है, फिर मैं आपको वहां पर डेप्थ में जाऊंगा। अच्छा, अब सवाल है उसका टर्म एंड टेन्योर, उसका टर्म एंड टेन्योर कब से शुरू होता है, कि राष्ट्रपति का जो टर्म टेन्योर कब से स्टार्ट होगा? तो आपका जवाब होगा जिस दिन वह शपथ लेगा, जिस दिन वह शपथ लेगा, शपथ लेगा उस दिन से। एट द टाइम ऑफ ओथ, कहां से? फ्रॉम द डे ऑफ ओथ, ओथ वाले दिन से उसका टर्म एंड टेन्योर शुरू होगा। और ये कितने वर्ष तक चलेगा? 5 वर्ष तक चलेगा। 5 वर्ष तक उसका टर्म टेन्योर रहेगा। अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए, ध्यान देना, अगर प्रेसिडेंट की डेथ हो जाए या उसने रिजाइन दे दिया हो, तो सुनो मेरी बात यहीं पर, अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन में तो यह लिखा है कि अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट ने किसी कारणवश अपने पोस्ट से रिजाइन दे दिया है या उस पर इंपीचमेंट लग गया है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट तब तक प्रेसिडेंट बना रहेगा जितना टर्म एंड टेन्योर प्रेसिडेंट का बचा था। जैसे मैंने कहा डोनाल्ड ट्रंप 3 वर्ष प्रेसिडेंट रह चुके थे, लास्ट के वर्ष में उन पर इंपीचमेंट लगाया गया। बाई चांस महाभियोग जो प्रोसेस था वो पूरा हो जाता और वह कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति की चेयर से हट जाते, उस केस में वहां के वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाते। कितने दिन तक वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रहते? जितना टर्म टेन्योर प्रेसिडेंट का बचा था। यह तो अमेरिका में कहा गया है। भारत में क्या कहा गया है? भारत में यह कहा गया है इमरजेंसी के केस में या कुछ सर्कमस्टेंस ऐसे आ जाएं जब प्रेसिडेंट को रिजाइन देना पड़े या उन पर इंपीचमेंट लगे, तो हम उस केस में वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट बना देंगे। लेकिन यह लिमिट ओनली मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर, मैक्सिमम 6 मंथ के अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करा लेना कंपलसरी है। और जब प्रेसिडेंट का चुनाव हो जाएगा तो नया प्रेसिडेंट आएगा और नया प्रेसिडेंट ही भारत का राष्ट्रपति की भूमिका में आएगा। और जो कार्यवाहक टर्म टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे, वह वापस जो जिस पोस्ट पर थे वहीं पर चले जाएंगे। ये दोनों बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए आगे बढ़िएगा, यहां पर देखिएगा, ये बात समझ में आई आपको?
आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 57 क्या कहता है? जल्दी बताओ, यहां तक, यहां से कोई डाउट? जल्दी बताएं, बोले जल्दी। देखो एक बहुत अच्छा पॉइंट मैं बता देता हूं। क्या कहा है आर्टिकल नंबर 56 में? आर्टिकल 56 में यह भी कहा है उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इंपीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। इंपीचमेंट, इंपीचमेंट, ये थोड़ा मार्कर गड़बड़ कर रहा है। इंपीचमेंट, महाभियोग, महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन इंपीचमेंट का प्रोसेस, ध्यान देना, इंपीचमेंट का प्रोसेस कैसे होगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 61 में लिखा है। कई बार सवाल पूछा गया है, उसे महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, ऐसा कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 56। लेकिन इंपीचमेंट का प्रोसेस कैसे होगा, इंपीचमेंट का प्रोसेस कैसे होगा, ये कहां लिखा है? ये लिखा आर्टिकल नंबर 61 में। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, दोनों वर्ड याद रखना। अब आगे क्या लिखा है? प्रेसिडेंट का पुनर्निर्वाचन, प्रेसिडेंट का पुनर्निर्वाचन, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। पुनर्निर्वाचन का मतलब री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर कोई व्यक्ति है, एक बार भारत का राष्ट्रपति है, जैसे आपको मालूम होना ही चाहिए, भारत में केवल एक ही कैंडिडेट ऐसे रहे हैं जो 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, उनका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। क्या नाम है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर एक बार प्रेसिडेंट कोई रह लिया और फिर से प्रेसिडेंट बनना चाहता है तो उसका प्रोसेस किस में लिखा है? आर्टिकल नंबर 57। कहां लिखा है? आर्टिकल नंबर 57। आप देखिएगा आर्टिकल नंबर 57 क्या कहलाता है? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, याद रखोगे, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये शायद बात आपको क्लियर हो गई होगी। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट क्लियर है यहां तक? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। वापस चलते हैं। भारत में कोई व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। भारत में कोई व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की अधिकतम उम्र की सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। आर्टिकल नंबर 57 ये कहता है। आर्टिकल नंबर 56 क्या कहता है? याद करो, पप्पे पत्ते में क्यों के लिए कोई खाली जगह नहीं है, क्यों के लिए कोई खाली जगह नहीं है, कोई क्यों, क्वालिफिकेशन आ गया ना 58। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए उसकी? 35। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित, ध्यान देना, लोकसभा का सदस्य बनने की हैसियत रखता हो, इतनी तो वैल्यू हो ही उस देश में उसकी कि वह लोकसभा में मेंबर बनने की हैसियत रखता हो ना, लेकिन हां बनने की क्या रखता? कैपेबिलिटी रखता हो। लोकसभा का एमपी बनने की कैपेबिलिटी रखता हो तो उसकी ये एलिजिबिलिटी मानी जाती है। नेक्स्ट क्या है? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। प्रपोजल लाने वाले कितने होने चाहिए? 50, और प्रपोजल को पास करने वाले भी 50 होने चाहिए। कहने का मतलब 50 एमपी तो क्या करें? अनुमोदन करें। अनुमोदन का मतलब हाँ हाँ, यस यस, ये हमारे देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं। और 50 प्रस्तावक अलग हों, अनुमोदक अलग होते हैं, प्रस्तावक अलग होते हैं। ऐसे समझो लोकसभा में 543 मेंबर हैं, 543 एमपी हैं। कितने एमपी हैं? 543 एमपी हैं। तो उनमें से 50 ने कहा कि हाँ प्रपोजल हम लेके आ रहे हैं, और दूसरे 50 ने कहा कि हाँ देश का ये प्रेसिडेंट बनने लायक है, तो इनडायरेक्टली 100 लोग हो गए। तो 100 लोगों में क्या याद रखोगे? 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। ठीक है, तो यहां पर आप समझिएगा आर्टिकल नंबर 58 है क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़िएगा। यहीं पर और क्या कहा गया है? जमानत राशि कितनी बताइए आपको? 15,000। और अगर उसको टोटल जितनी वोट पड़ी हैं उसका 1/6 नहीं मिला तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ये यहां पर लिख लिया है। नोट, राष्ट्रपति की निम्न योग्यताओं की चर्चा नहीं है। देखो भारत में, भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में इन बातों पर कोई चर्चा नहीं की गई है। यह सवाल आप पूछ सकते थे, इस वजह से मैंने यहां नोट पे डाल दिया है। नोट में क्या डाला है? वह पढ़ा लिखा हो, ऐसी बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी है।
बाय डिफॉल्ट वह पढ़ा लिखा होता है, लेकिन संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि वह पढ़ा लिखा ही हो। अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति भी कहे कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं, तो हम उसे इस वजह से नहीं रोक सकते कि तेरे पास कोई डिग्री या स्कूलिंग का सर्टिफिकेट नहीं है तो तू देश का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति देश का राष्ट्रपति बन सकता है, बस फर्क इतना है उसके पीछे लोग खड़े हों, 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक। भारत में जन्मा नागरिक हो, यह भी ऐसा जरूरी नहीं कि भारत में ही जन्मा हो, उसका जन्म ही भारत में हुआ हो, वह ऐसा भी हो सकता है वह लिखा क्या है, वह भारत का नागरिक हो। क्या लिखा है, ध्यान देना, वह भारत, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में फंसेंगे आप। योग्यता में क्या लिखा है, ऊपर देखो, भारत का नागरिक हो, यह नहीं लिखा है वह भारत में जन्मा नागरिक हो। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह, नागरिकता प्राप्त भी की जाती है, नागरिकता प्राप्त भी की जा सकती है। सिटीजनशिप 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है। किसी भी व्यक्ति को जब नागरिकता पानी होती है तो उसके 5 तरीके होते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है, जरूरी नहीं कि भारत में ही जन्मा हो, हां भारत का नागरिक हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यह संसद का सदस्य हो, ऐसा नहीं है कि वह संसद का सदस्य हो ना, हां लेकिन लोकसभा का मेंबर बनने की उसकी औकात हो, ठीक, ऐसा इन योग्यताओं पर वहां चर्चा नहीं की गई है। ध्यान दीजिए, समझ में आया। चलिए, शर्त, कंडीशन। अब सवाल है कंडीशन क्या है, शर्तें। शर्त में क्या बताया, अभी अभी बताया था हमने, यदि वह व्यक्ति संसद अथवा राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उसे अपने पद से मुक्त करना होगा। अगर वह लोकसभा या विधानसभा का मेंबर है, राष्ट्रपति बनने से पहले उसको उससे रिजाइन देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वह राष्ट्रपति बन गया, इसे सभी प्रकार के आपराधिक गिरफ्तारी से छूट है, मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। कार्यकाल के दौरान इसके वेतन भत्ते में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है, जब कार्यकाल उसका चल रहा है तो उसकी कोई सैलरी घटा नहीं सकता, कोई उससे ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति साहब एक काम कर लो, 5 लाख रुपए पर मंथ आपको मिलते हैं। कितने मिलते हैं इनको, 5 लाख रुपीज पर मंथ। एक काम कर लो, इस बार 5,000 रुपए महीने से काम चला लो, तो नहीं, कोई चेंज नहीं कर सकता। राष्ट्रपति का वेतन कितना है, 5 लाख रुपए है। संसद द्वारा इन्हें निःशुल्क निवास स्थान एवं अन्य भत्ते प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, जिस घर में ये रहते हैं उसमें 389 लोग रहते हैं, 389 नंबर ऑफ मेंबर्स रहते हैं, 389 नंबर ऑफ रूम हैं, 340 कमरे हैं वैसे तो, लेकिन अब बढ़ा दिए गए, 389 कमरे हो गए हैं। जिस घर में ये रहते हैं वहां 340 कमरे हैं, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं, राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन का एक दिन का खर्चा ही 5 लाख रुपए आता है। राष्ट्रपति भवन का एक दिन का खर्चा ही 5 लाख रुपए आता है। जिस घर में ये रहता है उस घर का पर डे का खर्चा, जैसे हम बोलते हैं ना, हमारे घर का राशन आता है एक महीने में 20,000, 10,000, 15,000 रुपए का, 30,000 का खर्चा हर महीने का आता है। ऐसे जिस घर में ये रहते हैं उस घर में पर डे का खर्चा 5 लाख रुपए आता है। 5 लाख रुपए पर डे का खर्चा आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर भारत नी विश्व के बड़े बड़े लोग रहते हैं और उनके लिए वो सारी सुविधाएं और सुख सुविधाएं दी जाती हैं। अब एक बात बताओ, 340 कमरे हैं, घोड़े, हाथी, नौकर, चाकर, अब समझिएगा 177 तो नौकर हैं इनके, 177 घर में सर्वेंट हैं। मसाज करने वाला अलग है, हेड मसाज करने वाला अलग है, नाखून काटने वाला अलग है, समझिएगा। आप समझो कितनी बड़ी ताकत, कितनी बड़ी पावर है ये, ठीक। जब ये चलते हैं तो चारों तरफ इनके रिंग बना के लोग चलते हैं, तो बहुत बड़ी पावर होती है, बस इतनी बात समझिएगा। चलिए, आर्टिकल नंबर 60 में आइए। आर्टिकल नंबर 60 क्या कहता है? राष्ट्रपति की शपथ भारत का सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दिलाता है। क्या बताया? राष्ट्रपति को शपथ भारत सुप्रीम कोर्ट का कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। यहीं पर एक बात और कहूंगा, कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनको शपथ दिलाता है, ओथ दिलाता है। जल्दी बताओ, यहां तक कोई डाउट है या नहीं? इनको ओथ कौन दिलाता है? देखो कौन दिलाता है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दुनिया का बच्चा बच्चा याद रखता है। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ना हो तो सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लिखा है मैंने, इसकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश इनको शपथ दिलाता है। कभी कभी ये आपके सवाल बन जाते हैं, तो आप लोगों को ये सवाल पता होने चाहिए। राष्ट्रपति की शपथ क्या होती है? ओथ जो होती है, मैं संविधान एवं कानून का पालन, रक्षा एवं सुरक्षा करूंगा एवं देश के लोगों के लिए सेवा एवं कल्याण करने के लिए जीवन समर्पित कर दूंगा, ये इनकी ओथ होती है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल जिस पर चर्चा बार बार की जाती है, ये मैं आपको बताऊंगा। एक वर्ड है महाभियोग, आर्टिकल नंबर 61। पहले मुझे इसको अलग से समझाना होगा, फिर मैं आपको लेके चलूंगा। आर्टिकल नंबर 61, आर्टिकल नंबर 61,
आर्टिकल नंबर 61। थोड़ा सा समझाऊंगा। इसका मतलब होता है इंपीचमेंट प्रोसेस। इंपीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया, इंपीचमेंट प्रोसेस। सवाल है सर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बताएं। पहले तो मैं आपको एक वर्ड जरूर बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, महाभियोग की प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही यह शब्द प्रयोग किया गया है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इंपीचमेंट ओनली एंड ओनली फॉर प्रेसिडेंट, केवल राष्ट्रपति को ही इस प्रोसेस के द्वारा हटाया जाता है, और दूसरी जगह तो केवल कहा जाता है, ठीक है। बट ये अप्लाई किसके लिए होता है? ओनली प्रेसिडेंट। ये ध्यान देना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में महाभियोग प्रक्रिया केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए ही प्रयोग हुई है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। अब इंपीचमेंट जो प्रोसेस होता है, आप कहोगे सर इंपीचमेंट प्रोसेस का मीनिंग थोड़ा सा समझा दो, तो मैं आपको यहां बताते चला। जब भारत का राष्ट्रपति कब लगता है? जब भारत का राष्ट्रपति, जब भारत का राष्ट्रपति क्या करे? संविधान का अतिक्रमण कर दे, संविधान का अतिक्रमण, अतिक्रमण कर रहा हो। मीनिंग क्या हुआ इंग्लिश में? व्हेन प्रेसिडेंट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध हो, जब राष्ट्रपति संविधान के विरुद्ध हो तो हम उस केस में राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए बात के वे अगेंस्ट जा रहा हो, कहां जा रहा हो? उसके विरुद्ध जा रहा हो, तो हम इंपीचमेंट प्रोसेस अप्लाई करते हैं। यह प्रोसेस कहां पर अप्लाई किया जाता है? ध्यान देना, पार्लियामेंट में। कहां पर? पार्लियामेंट, संसद में। कहां पर अप्लाई किया जाता है? ये संसद में, पार्लियामेंट में। कहां कहां? लोकसभा और राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है इंपीचमेंट प्रोसेस, चाहे तो राज्यसभा में चाहे लोकसभा में, ठीक है। अब ध्यान देना, जहां पर भी पहले आएगा, जहां पर भी पहले आएगा, अगर राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में, लोकसभा में आया तो लोकसभा में। अगर लोकसभा में पहले आया तो दो शर्तें पूरी होनी चाहिए। लोकसभा में कोई से में भी, इनमें से किसी में भी गया तो दो शर्तें होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है जी? ध्यान देना, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य, कुल, ध्यान देना, उस सदन की कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य संख्या का संख्या का 1/4 मेंबर सदस्य, वेल डन, बहुत बढ़िया। 1/4 मेंबर, 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर, के सिग्नेचर, सिग्नेचर सिग्नेचर राष्ट्रपति को 14 डेज, 14 दिन पूर्व उस सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्य की सिग्नेचर राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होगा, नोटिस के रूप में देना होगा। तभी महाभियोग लाया जाएगा। पहली कंडीशन तो समझ में आई है?
दूसरी कंडीशन क्या है, इसी में दूसरी कंडीशन जिसमें पहले जा रहा है, और स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब समझ रहे हो, स्पेशल विशेष बहुमत। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है पहले बता चुका हूं, टोटल का 50% वन, टोटल जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ हाउस, लाइक लोकसभा में ना, तो लोकसभा का 50% प्लस वन, टोटल का 50% प्लस वन, एंड प्रेजेंट का 2/3 मेंबर का सिग्नेचर। अगर ऐसा हो गया तो एक सदन से, एक हाउस में क्या होगा, एक हाउस में महाभियोग पूरा हो जाएगा। समझिए, मैं कहता हूं कि देश के राष्ट्रपति ने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई वर्क कर दिया है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि सर आपने इसके अगेंस्ट काम कर दिया है। अगर मैं इसको लोकसभा में पहली बार लेके आया तो लोकसभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 543 है, 543 का 1/4, 543 का 1/4 क्या पड़ेगा आप समझ लीजिएगा, 543 का 1/4 हिस्सा, आप समझ गए, 140 के आसपास पड़ेगा, 140 के आसपास पड़ेगा, ठीक है, 140 या 135 के आसपास। जब 135 लोग सिग्नेचर कर देंगे कि सर दिक्कत यह है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम किया है, अब हम आप पर इंपीचमेंट प्रोसेस लेके आ रहे हैं, तो 14 डेज पहले, महाभियोग लगने से पहले 14 दिन पहले उसको हम नोटिस भेजेंगे। ये पूछा जाता है महाभियोग की प्रक्रिया लगने से पहले प्रेसिडेंट को कितने दिन पहले नोटिस भेजा जाता है, बिफोर 14 डेज। जिस सदन में इसको लाया जाएगा, जिस हाउस में लाया जाएगा, वहां स्पेशल मेजोरिटी से, स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या है, टोटल सदन में जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जैसे लाइक 543 का 50% प्लस वन मींस 273 नंबर ऑफ मेंबर्स, और जितने उस दिन प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट का 2/3 मेजोरिटी से उस पर सिग्नेचर होना चाहिए, तो एक सदन से बिल पास हो जाएगा, मतलब महाभियोग की प्रक्रिया एक सदन से पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद ये कहां जाएगी, लेटर जाता है लिखित में, इसके बाद दूसरे सदन में जाएगा। कहां जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। अब ये दूसरे सदन में गया, दूसरा सदन क्या करेगा, पहले सदन के द्वारा लगाए गए आरोपी को, जो आरोप लगाए उनकी जांच करेगा। दूसरे सदन की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पहले सदन के द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, यही तो है, आरोपों की जांच करेगा। और दूसरा सदन भी इसे अगर विशेष बहुमत से पारित कर देता है, ध्यान देना, अगर विशेष बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद को छोड़ देगा, राष्ट्रपति उसी दिन से अपने पद को छोड़ देगा। दूसरे सदन का क्या काम है, पहला काम तो जांच करना, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। पहले सदन ने आरोप लगाए थे उनका इन्वेस्टिगेशन करेगा, और दूसरा फिर क्या काम करेगा, अपने यहां पर भी विशेष बहुमत से, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर दे, तो उसी दिन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाता है, उसी दिन से राष्ट्रपति पर महाभियोग लागू हो जाता है। महाभियोग की प्रक्रिया आपकी पूरी हुई, इंपीचमेंट प्रोसेस पूरा हुआ। अब देखिए यही महाभियोग में लिखा है, देखो क्या लिखा है, महाभियोग में, राष्ट्रपति के महाभियोग में शामिल कौन कौन होते हैं, संसद के समस्त सदस्य। देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, समस्त, निर्वाचित प्लस मनोनीत, निर्वाचित प्लस मनोनीत, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, बोथ, सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल, निर्वाचन में तो ये शामिल होते हैं, जबकि महाभियोग में ये सब, देखो कितना अच्छी तरीके से समझाया गया है, समझिएगा। निर्वाचन में तो कौन होंगे, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा प्लस दिल्ली पुडुचेरी विधान, निर्वाचित सदस्य पार्टिसिपेट करते हैं। बट महाभियोग में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत, इसमें विधानसभा के मेंबर्स नहीं आएंगे। हटाने में संसद के, बनाने में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के इलेक्टेड। क्लियर हुआ।
भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के उल्लंघन एवं अतिक्रमण पर लाया जाता है। भारत में तो ऐसा है, अमेरिका में कब है? अमेरिका में प्रेसिडेंट को हटाने के लिए जब वह करप्ट हो, उस पर राजद्रोह का मुकदमा लग जाए, तब लाया जाता है। दोनों में ध्यान देना, यह संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है भारत में, लेकिन अमेरिका में क्या है? हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव में लाया जाता है, संसद के निम्न सदन में, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि वहां दो हाउस हैं, हाउस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट। सीनेट वहां राज्यसभा है, ठीक है, लेकिन यहां पर ऐसा है। भारत में कहीं भी लाया जा सकता है। जितना मैंने कहा वो सब इस थ्योरी में यहां पर बताया गया है, इस थ्योरी में पूरा का पूरा यहां बताया गया है। क्लियर है? देखो, विशेष बहुमत दूसरे सदन, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित, जहां सदन हो जाने पर, ये पूरे पूरे पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं, आप समझिए। दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, भाई बता सकता है कि भाई मेरी गलती हुई या सही हुई, ये बता सकता है। अब राष्ट्रपति के पद की रिक्तता किस किस केस में है? 5 वर्ष कार्यकाल पूरा हो जाने पर वह अपने पद रिक्त कर देता है, राष्ट्रपति द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिया जाने पर उसका पद रिक्त हो जाता है, या उसको महाभियोग के द्वारा हटा दिया गया हो तब रिक्त होता है, या उसकी डेथ हो गई हो तब उसकी सीट वैकेंट होती है। उसकी सीट वैकेंट होने के 4 तरीके हैं। कब कब उसकी सीट वैकेंट मानी जाएगी? या तो उसका टर्म टेन्योर पूरा हो गया हो तब सीट वैकेंट, या उसने अपना रिजाइन दे दिया हो वाइस प्रेसिडेंट को तब उसकी सीट वैकेंट, थर्ड उस पर इंपीचमेंट प्रोसेस लगा दिया गया हो तब उसकी सीट वैकेंट, फोर्थ उसकी डेथ हो गई हो, जैसे जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी टर्म टेन्योर के द्वारा, ठीक है ना। जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद 2 देश के राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आर्टिकल नंबर 62 पर चलिएगा। आर्टिकल नंबर 62, आर्टिकल नंबर 62 क्या कहता है? यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो वह त्यागपत्र दे दे एवं महाभियोग सिद्ध हो जाए तो इस स्थिति में नए निर्वाचन द्वारा राष्ट्रपति का पद भरा जाता है एवं जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पढ़ो इस बात को, कितना इंपॉर्टेंट बात लिखी है, जल्दी सुनो। देखो क्या लिखा है, आर्टिकल 62 कितना इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 62 में क्या कहा गया है आप देखिएगा। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, डेथ हो जाए, वह रिजाइन दे दे प्रेसिडेंट, या वो इंपीचमेंट उस पर प्रूव हो जाए, इस स्थिति में नए निर्वाचन के द्वारा राष्ट्रपति का पद भरा जाएगा। मतलब फिर से इलेक्शन होंगे। क्या होंगे? फिर से इलेक्शन होंगे, और जब उसके इलेक्शन होंगे उस बीच में वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा और विदिन 6 मंथ उसके इलेक्शन हो जाएंगे। और जब नया राष्ट्रपति आएगा, ऐसे समझो, ऐसे समझिए जाकिर हुसैन 2 वर्ष देश के राष्ट्रपति रहे और 2 वर्ष के बाद उनकी डेथ हो गई। वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने। जब वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, अगर मैं कहता अगर वो केवल एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहते, अगर वो है एक्टिंग प्रेसिडेंट ही रहते, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, इसको नहीं लेता क्योंकि इसमें दाव पेच फंसा हुआ है, क्योंकि यहां वीवी गिरी भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि यहां वीवी गिरी भी इस्तीफा दे देंगे, प्रेसिडेंट के पोस्ट पर बैठने के बावजूद भी इस्तीफा दे देंगे, रिजाइन दे देंगे। क्यों? उनके दिमाग में रहता है तो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, और भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में तो यह लिखा है जब कोई राष्ट्रपति मर जाए तो वाइस प्रेसिडेंट केवल और केवल अधिकतम 6 महीने तक प्रेसिडेंट बना रह सकता है। उसके बाद 6 महीने के अंदर जब नया चुनाव होगा, नया राष्ट्रपति आएगा, तो उस व्यक्ति को वापस अपनी पोस्ट पर आना पड़ेगा। तो इसमें अच्छा नहीं है, तो मैं काम करते हैं, मैं इस्तीफा ही दे देता हूं। तो जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट बने, लेकिन एक्टिंग प्रेसिडेंट भी बनने के बाद उन्होंने रिजाइन दे दिया। इस केस में देश का ना ही तो उपराष्ट्रपति रहा था, ना ही राष्ट्रपति रहा। मोहम्मद हिदायतुल्लाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया साहब को हमने हिंदुस्तान का एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया था, जो आप समझ गए होंगे। ये तीसरे प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहा हूं जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु के बाद, ठीक। ये यहां पर लिखा गया है, कोई भी, ध्यान देना, लिखा कोई भी संवैधानिक पद 6 महीने के भीतर भरा जाना चाहिए, 6 महीने के अंदर उसका इलेक्शन हो जाना चाहिए। उपयुक्त स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उस समय पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है, लेकिन अधिकतम 6 महीने के लिए। उस बीच में चुनाव होगा, जो चुनाव होकर व्यक्ति आएगा वो पूरा 5 साल के लिए राष्ट्रपति बनेगा, 5 साल के लिए पूरा बनेगा। यह नहीं कि जितना टाइम बचा था उतने के लिए बन जाऊं ना,
अमेरिका में लेकिन ऐसा ही है, अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति केवल उतने दिन तक रहता है वो जितना राष्ट्रपति का कार्यकाल बचा है। चलिए, इतनी बात पूरी हो गई। अब मैंने क्या कहा है, हिंदुस्तान के पहले एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन है? वेंकट वराहगिरी। दूसरे कौन है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तीसरे कौन है? बसप्पा दनप्पा जत्ती। भारत में 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं, तीनों के नाम बता दिए। अभी तो बताया मोनिका रानी, अभी तो बताया है, वह पूरे 5 साल के लिए रहेगा। नेक्स्ट, अगर राष्ट्रपति की रिक्तता हो जाए तो कौन पद पे आ जाएगा? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का भी पद रिक्त हो जाए, जैसे मैंने बताया वीवी गिरी साहब, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अगर यह भी रिक्त हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश। आगे, राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के समस्त शक्तियों को उपभोग करता है। कहने का मतलब, जब कोई राष्ट्रपति बन जाता है तो राष्ट्रपति का सैलरी, राष्ट्रपति का वेतन, राष्ट्रपति के भत्ते उसको ऑटोमेटिक मिलने शुरू हो जाते हैं, चाहे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति हो। जैसे उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको राष्ट्रपति की सैलरी मिलेगी, राष्ट्रपति की फैसिलिटी उसको मिलेगी। राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त व्यक्ति राष्ट्रपति के समस्त शक्तियों का उपभोग करता है एवं संसद द्वारा निर्धारित वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल नंबर 71 निबंध, मैंने आपको बताया था। आर्टिकल नंबर 71 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट को सोल्व करेगा। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा करता है। यदि सुप्रीम कोर्ट, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन को अवैध घोषित करता है तो उसे पदमुक्त करने के उपरांत इसके द्वारा किया गया कार्य समाप्त नहीं होता बल्कि कार्यशील बना रहता है। सुनिए इसमें क्या कहा है। आर्टिकल नंबर 71 कहता है कि अगर कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ जाता है और चुनाव लड़ने के बाद वह जीत भी जाता है और जीतने के बाद वह अपना कार्य करने लगता है, और किसी व्यक्ति ने जो हारा है उसने उस पर आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए कि आप गलत तरीके से जीते हो, गलत तरीके से जीत गए, आपको जीतना नहीं था, उसने उस विवाद का निपटारा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन 1 महीने के बाद सुनाया। तब तक जो राष्ट्रपति बना था वह अपना कार्य करेगा और सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हां, वास्तविक तौर पर यह राष्ट्रपति गलत तरीके से बना है, तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा देगा कि भाई आप गलत तरीके से बने, वो केस हार गया, हट गया। लेकिन जितना उस समय 1 से 1.5 महीने उसने राष्ट्रपति की कुर्सी पर जीवन यापन किया, वह सारे काम खत्म नहीं माने जाएंगे, वह ऑटोमेटिक सही तरीके से उसको आगे फॉलो किया, आगे बढ़ाया जाएगा, उसका वह काम समाप्त नहीं माना जाएगा, ऐसा आर्टिकल नंबर 71 कहता है। आगे क्या लिखा है? राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, आर्टिकल नंबर 72। आर्टिकल नंबर 72 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 72 क्या कहता है? क्या लिखा है देखो, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, सस्पेंड, रेमिट, कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। 72 की बात, आर्टिकल नंबर 72 पे थोड़ी सी बात चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल नंबर 72, आर्टिकल नंबर 72 जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट थी फाइल ये, इस वजह से मुझे टाइम लगाना पड़ रहा है जिससे कि आपसे कोई सवाल ही ना छूटे, कोई सवाल छूटे ही ना, इस तरीके से मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। अगर जल्दी जल्दी करता तो ये अब तक तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन इतना समय लगाने का मेरा एक ही वजह है। सुनो, आर्टिकल नंबर 72, 5 प्रकार की क्षमादान हैं, 5 प्रकार के क्षमादान, समझ लेना। पार्डन पावर, 5 टाइप्स ऑफ पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट। फर्स्ट है कम्यूटेशन, कम्यूटेशन इसको बोलते लघुकरण। दूसरा है रेमिशन, परिहार, अभी समझाऊंगा। थर्ड है रेस्पाइट, विराम। फोर्थ है रिप्रीव, पर विलंबन। पर विलंबन और लास्ट वर्ड है क्षमा, पार्डन, क्षमा। क्लियर है? चलिए, 5 प्रकार के पार्डन पावर हैं।
आर्टिकल नंबर 72। इसका मतलब समझ लो, जल्दी जल्दी खत्म करता हूं, नाम से ही जाहिर है, लघुकरण। लघुकरण का मतलब है, लघुकरण का मतलब है क्या बदला? सजा की मात्रा नहीं, उसकी प्रकृति बदल दी। सजा की मात्रा नहीं, मात्रा नहीं, उसकी प्रकृति बदल दी। प्रकृति बदल दी। क्या बताया? कम्यूटेशन का मतलब लघुकरण, सजा की मात्रा नहीं, उसकी प्रकृति बदल दी। जैसे मैंने कहा किसी को मृत्युदंड मिला हुआ था, डेथ पेनल्टी, राष्ट्रपति ने उसको क्या कर दिया? लाइफ टाइम, आजीवन कारावास, आप पूरे जीवन जेल में रहोगे। तो उसकी प्रकृति बदल दी, सजा थोड़ी बदली। एक मृत्यु थी, मृत्यु से पूरा जीवन ही जेल में डाल दिया। आप फांसी के फंदे पे, राष्ट्रपति ने कहा कि आप फांसी के फंदे पे लटकने वाले थे, आप कह रहे हो कि सर फांसी की सजा से माफ करो, हे महामहिम मुझे छोड़ दो। तो राष्ट्रपति उसकी अर्जी पर गौर फरमाए ना फरमाए, अगर फरमा ले तो क्या कहेगा? ठीक है, आप इतनी माफी मांग रहे हो तो मैं, अधिकार है मेरा, सुप्रीम कोर्ट मतलब मेरे कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे आर्टिकल नंबर 72 के तहत यह अधिकार दिया है, मैं तेरी डेथ पेनल्टी को, मृत्युदंड को लाइफ टाइम सेंटेंस मतलब आजीवन कारावास में बदल देता हूं। तो तेरी सजा की प्रकृति बदल गई, सजा नहीं कम हुई। सजा कम हुई और ज्यादा होगी, वो तिल तिल के मरेगा, तिल तिल के मरेगा, हर दिन मरेगा। तो लघुकरण में क्या होता है? उसकी प्रकृति बदल देना, नेचर बदल देना। हां जी, आगे नेक्स्ट है रेमिशन। इसका मतलब क्या हुआ? सजा की मात्रा बदलेगी, सजा की मात्रा। किसी को 20 साल की सजा है तो राष्ट्रपति का ठीक है 15 साल की कर दो, बहुत ज्यादा है 20 साल, 15 साल की कर दो, तो सजा की मात्रा बदलेगी। रेस्पाइट, विराम, मात्रा और स्वरूप, स्वरूप दोनों बदलेंगे, दोनों बदलेंगे। मानवीय तथ्यों के आधार पर, मानवीय तथ्यों के आधार पर। मतलब सुनो, रेस्पाइट, प्रेसिडेंट का रेस्पाइट, विराम, ठहरो, फला फला व्यक्ति को फांसी की सजा मत दो जी, क्यों ना दे? एग्जाम्पल ले लेता हूं, आपको मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बार पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन इस बार पढ़ लिया तो उतर जाओगे, संविधान पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक एक चीज पर मैं बारीकी से नजर रख रहा हूं। अगर आपको जल्दी चाहिए तो मेरे पास दोनों विकल्प है। मैं वीक में 4 क्लास ले रहा हूं संविधान की। क्यों ले रहा हूं? जिससे कि आपका जो दरोगा साहब हैं उनका काम हो जाए, दरोगा जितने भी हैं उनका काम हो जाए। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़िए। इसका मतलब क्या है? रेस्पाइट, विराम का मतलब समझ लो, विराम का मतलब समझ लीजिएगा, समझो सभी। विराम, विराम का मतलब हुआ कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई गर्भवती महिला है, अपराधी, अपराध कर दिया उसने। उसने क्या काम किया? उसने, एक केस मैंने सुना, एक फीमेल मेंबर घर में रह रही थी। जब वो घर में रह रही थी तो उसके घर में लोहे का गेट था, फ्रंट पे लोहे का गेट। उसको अपनी सास और ससुर से बहुत चिढ़ थी और देवर से भी काफी चिढ़ थी, पति से उसकी बनती थी बस। उसने क्या काम किया? एक दिन उस लोहे के गेट पर बिजली का तार लगा दिया और छिप छिप के देखने लगी कि अब जो जो इसको हाथ लगाएगा वही वही दी एंड हो जाएगा, जिसका दी एंड होता रहे उसको पकड़ पकड़ के
मैं अलग दूसरी जगह खींचती रहूंगी, जो भी हाथ लगाएगा वो निपटेगा। सुबह सुबह का टाइम, गांव में लोग जल्दी उठ जाते हैं। इस तरीके से उसने 3 लोगों को निपटा दिया। अब जैसे ही 3 लोगों को निपटा रही थी, निपटाने के बाद जैसे तार हटा दिया करती थी, खींच लिया करती थी, फिर तार लगा दिया करती थी। इस बीच में उसे पता, उसके पति भी उठ गए और पति ने जैसे हाथ लगाया, पति का भी दी एंड, जो चारों का दी एंड हो गया। महिला गर्भवती थी, तो 4 लोगों को निपटा दिया उसने। मारना केवल 3 को था, निपट गया पति भी, क्योंकि ऊपर वाला तो सब देख रहा था। हुआ क्या, मुकदमा पहले तो उसने बताया नहीं किसने मारा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन हुआ तो सब कुछ उगल ही जाता है इंसान। पता चला कि मैं नहीं मारा। फांसी की सजा बुल गई, फांसी होगी। गुहार लगाई उसने केस में कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूं। कुछ दिनों के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बच्चा हो जाएगा। अब राष्ट्रपति ने क्या देखा, कि भाई ठीक है, मृत्युदंड है, इसके लिए सही है, वैलिड है, लेकिन अगर मैंने मृत्युदंड दे दिया तो इसकी गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी क्या खता है। मृत्युदंड एक को दिया जाएगा, लेकिन दूसरा बेवजह ही मारा जाएगा। नहीं, प्रकृति भी बदल दो, सजा की प्रकृति भी बदलो। सजा की प्रकृति मृत्युदंड से आजीवन कारावास। फिर सोचा, अगर ये आजीवन कारावास करेगी तो बच्चा भी इसी के साथ रहेगा 1-1.5 साल। तो उस बच्चे की क्या खता कि वो जेल में रहे। बड़ा सोचने का विषय आया। तो क्या कहा ये आपकी आजीवन कारावास होगी, और जब तक बच्चा 5 वर्ष का नहीं होगा तब तक आप नारी निकेतन में रहोगी, एक सोसाइटी में रहोगी, जिससे कि बच्चे का विकास हो सके। और जैसे ही आपकी बच्चे की आयु 5 वर्ष होगी, उसे हम बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे, और वह बोर्डिंग स्कूल में अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगा, और आप अपना जीवन वापस जेल में जाओगी और आजीवन कारावास काटोगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ ये बात? इसको क्या बोलते हैं, रेस्पाइट। रेस्पाइट में क्या होता है, सजा की मात्रा और स्वरूप दोनों बदल जाते हैं। सजा की मात्रा और स्वरूप दोनों बदल जाते हैं। तो यह बात आप लोगों को समझ में आई नहीं आई, जल्दी बताएं। चलो आ गई होगी, बहुत बढ़िया, और डिटेल में नहीं जाते। नेक्स्ट वर्ड है परविलंबन। परविलंबन मतलब क्या है, सजा को कुछ दिन के लिए टाल दिया जाता है। विलंब, सजा को कुछ दिनों के लिए टाल दिया जाता है। हाँ, आपको एक बात याद रखना है, जो परविलंबन वाला केस है, रिप्रीव वाला केस है, इसमें राष्ट्रपति की आलोचना होती है, राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज किया जाता है। क्यों? ऐसे समझिए, जैसे किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिल गई, फांसी की सजा, कि भाई फला फला व्यक्ति को फांसी की सजा मिलनी है। उसने राष्ट्रपति की यहां पर गुहार लगाई कि महामहिम फांसी की सजा हटाओ। अब महामहिम सोच रहा है कि ठीक है, चल बाद में बात करूंगा, अभी तेरे से सोचूंगा। अब 3-4 साल हो गए। 3-4 साल के बाद क्या हुआ, राष्ट्रपति ने कहा नहीं, तेरी फांसी की सजा पूरी होगी। अब वो जो कैदी वो ये कहेगा कि अगर फांसी देनी थी तो 3 साल पहले दे देते, 3 साल तक क्यों बचा के रखा? तो मेरी तो डबल सजा होगी। 3 साल तक की तो सजा ये काटी, और अब मुझे फांसी दे रहे हो। और मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आर्टिकल नंबर 21 में, एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 20 सुनो, आर्टिकल नंबर 20 में क्या कहता है, एक अपराध के लिए 2 सजा नहीं होगी। सर आप तो गलत कर रहे हो मेरे साथ। इस पर विलंबन पर, रिप्रीव पर राष्ट्रपति की आलोचना होती है। बात क्लियर है?
बिना जो बच्चे के केयर टेकर होते हैं बेटा, उसका परिवार में कोई ना कोई तो होगा। 5 साल का होने के बाद उसको बोर्डिंग स्कूल में डाला गया, वहीं पर बच्चा पढ़ेगा। उसकी फैमिली में, परिवार में, खानदान में बुआ, मामा, ताऊ, ताया कोई ना कोई तो होगा ही। अगर नहीं है तो राज्य सरकार केयर टेकर बन जाती है। जैसे आपने देखा नहीं, कोरोना के टाइम पर जो अनाथ हुए हैं उनका केयर टेकर कौन है? राज्य सरकार। हाँ, 5 साल से पहले चाइल्ड की डेथ हो जाए तो बहुत सारे केस होते हैं अंदर। आप तो केवल मोटी मोटी बातें पढ़ रहे हैं ना, अगर हम इसके और अंदर जाएंगे तो कानून खड़ा हो जाएगा सामने। कौन सा कानून खड़ा हो जाएगा? आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे एक्ट सामने आ जाएंगे। वुमेन एक्ट, चाइल्ड एक्ट, बच्चा कानून, महिला कानून, समझ गए ना? एविडेंस, साक्ष्य, फिर ये कानून है, कानून के दायरे से वो चलेंगे। संविधान में केवल मोटी बात की जाती है और उसकी व्याख्या तो अलग एक्ट होते हैं, कोड होते हैं जहां पर उसकी व्याख्या पूरी की जाती है। ठीक है, चलिए, फिर उसके लिए तो लॉ बैठा ही है, जुडिशरी बैठी है, पूरा पूरा सिस्टम से चलेंगे वो लोग। अब एक वर्ड है पार्डन, क्षमा। अब देखो, क्षमादान, पार्डन के 5 टाइप। देखो आया वर्ड सबसे लास्ट में, ये पार्डन। इसका मतलब क्या है? सुनो, पार्डन, क्षमा, माफ कर देना, पूरा माफ कर देना। जाओ, पार्डन पावर, माफ कर देना। माफ कर देना, जैसे ऐसे माफ कर दिया जैसे उसने मां की कोख से जन्म लिया हो, अभी अभी मां की कोख से जन्म लिया हो, कि जा जी ले अपनी जिंदगी, जा जी ले अपनी जिंदगी, तेरे पे कोई सजा नहीं है, तू बाहर जा, बिंदास रहे और दीन दुनिया में रहकर समाज में अच्छे कार्य कर, जा अपनी जिंदगी जी। माफ कर देना, पार्डन। जैसे किसी ने मां की कोख से अभी अभी जन्म लिया हो, ठीक है, उस पर कोई मुकदमा ना हो, इसको पार्डन पावर कहते हैं, इसको पार्डन पावर कहते हैं। एक बार भी नहीं, अगर उसने मना कर दिया राष्ट्रपति ने तो बात खत्म। राष्ट्रपति मना नहीं करता, वो क्या करता है? परिविलंबन पे डाल देता है, रिप्रीव पे डाल देता है। एक बार डाला राष्ट्रपति ने, एक बार मना कर दिया, बस बात खत्म। जुडिशरी तो बैठी है, जुडिशरी तो यही बैठी है कि इसको तो फांसी देनी ही देनी है। प्रेसिडेंट ने अगर मना कर दिया तो बात खत्म, फिर तो उसको फांसी की सजा पे पहुंचाना ही पहुंचाना है। क्लियर है? अगर राष्ट्रपति मना कर दिया तो खेल ही खत्म हो जाएगा। चलो, आर्टिकल नंबर 72, इससे ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना ही समझ लेना, किताबें समझ में आ जाएंगी अब कि क्या कहा मैंने। आर्टिकल नंबर 72, इससे बेहतर आप लोगों को कोई समझने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब ये तो होता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट आर्टिकल नंबर 72 में देता है नोट, एक नोट और डाल लो। राज्यपाल की पार्डन पावर है गवर्नर की। गवर्नर की पार्डन पावर 161 में है, ये याद रखना। राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति 161 में है। क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। सजा ही माफ हो जाती है, बिल्कुल तनु जी। शिवम जी, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में यही तो लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि भाई जुडिशियरी तो सिस्टम से चलेगी, जुडिशियरी तो एविडेंस पे काम करेगी, वो किसी को देख के तरल वरल नहीं होगी, है ना। सजा तो सजा है, जो वहां पर जुडिशियरी में लिखा वो तो लिख ही दिया बस, फाइनल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। राष्ट्रपति को पावर दी गई है, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो। अब राष्ट्रपति चाहे या ना चाहे ये मैटर बात का है, राष्ट्रपति चाहे या ना चाहे एक अलग मैटर है। जुडिशरी के डिसीजन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। राष्ट्रपति भी जानता है कि कहां मानहानि होगी कोर्ट की, वो जानता है सब कुछ, उसे पता है, वो नहीं करता, उसे मालूम है, बहुत कम केस में करता है वो। अब आगे बढ़ो। क्षमादान की शक्ति हो गई, ये सारे पॉइंट्स आप देख लिए, क्षमादान के प्रकार हो गए, पार्डन पावर, ये सारी कुछ बता दिया मैंने यहां पर, ये सारा कुछ एक एक वर्ड में लिखा है, समझ लेना।
राष्ट्रपति और राज्यपाल किन किन केस में क्षमादान कर सकता है, किन किन केस में क्षमादान नहीं कर सकता, ये आपको पढ़ना होगा। ये आपको पूरी फाइल पढ़नी होगी। आर्टिकल नंबर 74 क्या है, 80 क्या है, संयुक्त बैठक ये पहले पढ़ चुके हो पार्लियामेंट में, जॉइंट सेशन, वीटो पावर पहले पढ़ चुके हो, आर्टिकल नंबर 111, 111, आर्टिकल नंबर ये पूरे पढ़ चुके हो, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो, पॉकेट वीटो, ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको, आपके साथ डिस्कशन हो चुका है इस विषय पर। ये सब आर्टिकल 201 ऑर्डिनेंस। अब ये एक बार आप क्या करेंगे, ये फाइल में आपको मंडे में आपके पास मिल जाएगी और मंडे में इस फाइल को एक बार पढ़ लेना। मैं दोनों फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा, इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं बची है, आसानी से पढ़ लोगे, बड़ा यही तो है, थ्योरी है। क्या पूछा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने, क्या बने, 1952 से 1957, 1957 से 1962, 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन कब से कब तक रहे, हिंदुस्तान के कौन व्यक्ति किस टाइप से रहे, उनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं वो ये हैं। ठीक है, अगर आप इसको पढ़ लिए, पढ़ने के बाद में ये 2 फाइल दूंगा, ध्यान देना, ये फाइल और ये फाइल, इसमें एमसीक्यू है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड एमसीक्यू हैं। आप ये सारे एमसीक्यू पढ़ लीजिएगा और जब ये पढ़ लोगे और इसी पढ़ने के बाद इसी में मैंने इसकी आंसर शीट डाल दी है, आंसर शीट आप बाद में चेक करोगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।